प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कि हम स्पेशल आपके साइंस के मॉक लेकर आने वाले हैं और आपके एसएसटी के मॉक लेकर आने वाले हैं, ठीक है भैया। तो ये हमारी साइंस की पहली क्लास है जिसमें हमारा पहला मॉक टेस्ट अपन कराने वाले हैं। प्यारे साथी, सुपर 30 के नाम से हमारी क्लास का नाम रहेगा। पूरा कंप्लीट अपन करने वाले हैं, यानी पेपर से पहले बहुत सारे प्रश्न अपन करने वाले हैं। एजी से लेकर मॉडरेट, कठिन जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को अपन करने वाले हैं, ठीक ना। विथ डिटेल के साथ करेंगे। तो प्यारे साथी, अंत तक वीडियो जरूर देखना है ताकि आपके एग्जाम में इस क्लास से फायदा हो सके, ठीक है भैया। तो परीक्षा में बिल्कुल छपेंगे इन क्लासों से जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और डेफिनेट बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और एनसीईआरटी बेस्ड है, ये आपको पहले ही बता देते, ठीक है भैया। चलिए तो क्लास को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को एक और क्लास के बारे में बता देते हैं, और इसके बारे में बता देते हैं कि भैया ये 5 बजे रोजाना, सॉरी ये दोपहर 1 बजे, माफ कीजिएगा, ये 1 बजे क्लास डेली चलेगी। और इसके अलावा हम बात करें इसकी, यानी सुपर 20 के नाम से जो सोशल साइंस की है, वो आपकी रोजाना शाम 5 बजे, रोजाना शाम 5 बजे प्यारे साथी ये क्लास चलने वाली है। तो डेली आप लोग इन क्लासों को जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो आज इसकी भी क्लास आएगी और आज हम साइंस की भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर प्यारे साथी आप लोगों ने अभी भी आपके पास मौका है, यानी साइंस और प्यारे साथी समाज विज्ञान के वन लाइनर, प्यारे साथी क्या बोल रहा हूँ भैया, वन लाइनर 25,000 प्रश्न अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए हुए बारकोड पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप प्यारे साथी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, या प्यारे साथी आप दिए हुए नंबर यानी 8815102761 पर, यानी आप लोग इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है भैया। तो 20% मात्र 49 रुपए में, विज्ञान की ई बुक आपको 49 रुपए में, और भैया अगर प्रैक्टिस सेट और ई बुक लेना चाहते हैं तो आपको 89 रुपए में दोनों मिल रहे हैं। अगर पूरा ओवरऑल आप लेना चाहते हो तो ओवरऑल 149 में आपको ये मिल जाएगा, मात्र 149 में आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है भैया। तो अभी संपर्क करें जो दिया हुआ नंबर है, ठीक है भैया। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है भैया। हमने बायलैंग्वेज रखा है प्यारे साथी आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो पहला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन है, जल्दी से बताएंगे भैया। इनमें से कौन सा शारीरिक परिवर्तन है, यानी कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, बर्फ पिघलना, भोजन का पाचन भैया, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भैया बर्फ का पिघलना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना भैया। इसकी डिटेल देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर मैंने एक एक चीज को लिखा है, देखो भैया यहाँ पर देखेंगे शारीरिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। वह परिवर्तन है जिसमें यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है लेकिन उसका यानी रासायनिक संगठन नहीं बदलता, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर मैं कागज के जलने की बात करूं तो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज जलने पर राख और गैसों में बदल जाता है जिससे उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर मैं बात करूं लोहे का जलना लगना, लोहे पर जंग लगना, तो ये किसका उदाहरण है, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी जो एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना मेरे भाई। आगे देखते भी अगला ऑप्शन क्या है, बर्फ का पिघलना, ये किसका उदाहरण है, तो यह शारीरिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ ठोस पानी तरल में बदलती है लेकिन इसका रासायनिक संगठन यानी H2O वही रहता है, ये आपको ध्यान रख लेना है प्यारे साथी। भोजन का पाचन किसका उदाहरण है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन एंजाइमों द्वारा छोटे छोटे अणुओं में टूटता है जिससे नए पदार्थ बनते हैं। तो इस तरह से हम एक एक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं ताकि सिलेक्शन के लिए ये क्लास रामबाण साबित हो सके, ठीक है भैया। अगला प्रश्न भैया, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, यानी पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, बताइए भैया मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो मेरे भाई आपको लॉक लगाना है सूर्य, बिल्कुल लॉक लगाएंगे सन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया, यहाँ पर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को चलाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को चलाने के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें यानी पृथ्वी को गर्म करती हैं जिससे मौसम, हवाएं और वर्षा जैसे प्राकृतिक यानी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। अगर मैं हवा की बात करूं तो हवा जलवायु प्रणाली का हिस्सा है लेकिन यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वह हवा सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होती है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगर मैं बात करूं भैया अगले ऑप्शन की, अगला ऑप्शन क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर देख सकते हो चंद्रमा। तो चंद्रमा भैया, चंद्रमा ज्वार भाटा उत्पन्न करता है लेकिन यह जलवायु प्रणाली का मुख्य ऊर्जा स्रोत नहीं है।
अगर मैं महासागर की बात करूं तो महासागर जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा की कोई भी भूमिका नहीं है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से होता है? पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, जड़ें, तना, पत्तियां, फूल। बताइए भैया जल्दी से। तो बिल्कुल लॉक करेंगे भैया, पत्तियां बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां बिल्कुल सही करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों से होती है, क्योंकि पत्तियों से क्लोरोफिल यानी हरा रंग द्रव्य होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। समझ में आई? जड़ों के बारे में समझें तो भैया जड़ें क्या है? तो जड़ें पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। तने की बात करें भैया, तना पौधे को सहारा देता है और पानी व पोषक तत्वों का संचरण करता है, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान नहीं है। फूल के बारे में समझें तो फूल प्यारे साथी फूल प्रजनन के लिए होते हैं, न कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कि बल की एसआई इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बताइए भैया। तो बल की इकाई प्यारे साथी आपको ध्यान रख लेना है, न्यूटन। बिल्कुल लॉक लगा दें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बल की एसआई इकाई भैया न्यूटन है, जो द्रव्यमान यानी केजी और त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुणनफल है। एफ बराबर एम ए, आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं भैया जूल की, तो जूल ऊर्जा या कार्य की इकाई है। अगर मैं बात करूं वॉट की, तो भैया वॉट शक्ति यानी पावर की इकाई है। अगर मैं पास्कल की बात करूं तो आपका पास्कल दबाव की इकाई हो जाती है। एक वॉट बराबर 746, आपको ध्यान रख लेना है, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रख लेना है, यानी नाइट्रोजन। बिल्कुल लॉक लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? नाइट्रोजन, जो कि आपके वायुमंडल में देखी जाती है 78%। कितनी भैया? 78% देखी जाती है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन 21% देखी जाती है आपके वायुमंडल में। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 0 पॉइंट प्यारे साथी 0 आपका 4% होता है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। और हाइड्रोजन बिल्कुल नगण्य आपको देखने को मिलती है। कितनी भैया? नगण्य, बिल्कुल कम देखने, ठीक है ना भैया। इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, सारे ऑप्शनों की डिटेल मैंने दे दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है कि जब पानी जमता है तो उसके आयतन में क्या होता है? जब पानी जमता है तो उसके आयतन में क्या होता है, बताइए जल्दी से। तो मेरे भाई आयतन आपका बढ़ जाता है। क्या होता है भैया? आयतन बढ़ जाता है। समझ में आई भैया? यहाँ पर देख सकते हैं भैया, जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। पानी के अणु बर्फ बनने पर एक क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं जो अधिक स्थान लेती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भैया। अगर मैं बात करता हूँ तो भैया आप लोगों का यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, ठीक है ना। वही रहता है, बिल्कुल गलत बात है। बदलाव होता है और शून्य हो जाता है, यह गलत बात है, क्योंकि आयतन शून्य नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भैया कि दही के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग किया जाता है? दही के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग किया जाए, बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, बैक्टीरिया बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, देखो भैया दही के उत्पादन में लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया का उपयोग होता है, जो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं, जिससे दूध जमकर दही बन जाता है, ठीक है ना भैया। यहाँ पर वायरस के बारे में समझें तो वायरस दही उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर मैं कवक की बात करूं तो कवक जैसे ईस्ट कुछ खाद्य पदार्थों जैसे ब्रेड में इसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ का दही उत्पादन में कोई उपयोग नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कि दूध से क्रीम अलग करने की, क्या भैया? दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए भैया। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भैया उसको ध्यान रख लेना है, अपकेंद्रण कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है ना भैया, अपकेंद्रण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण प्रक्रिया का उपयोग होता है। इसमें दूध को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी और हल्के कण क्रीम अलग हो जाता है, ठीक है भैया। अगर मैं निष्पंदन की बात करूं तो यह ठोस को तरल से अलग करता है, ठीक है ना। यह ठोस को क्या करता है? तरल से अलग करता है, लेकिन क्रीम और दूध दोनों तरल हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे देखते हैं। वाष्पीकरण क्या करता है, तो यह तरल को गर्म करने करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। अवसादन क्या होता है, यह भारी कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया है जो क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अवसादन का मतलब ये होता है। चलिए आगे प्रश्न भी है। त्वचा पर सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है। त्वचा पर सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है, तो बिल्कुल आपको लॉक लगाना है भैया, डी बिल्कुल सही आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक, सॉरी यानी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती है। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो यह आंखों और त्वचा के लिए प्यारे साथी जरूरी है, लेकिन सूर्य की रोशनी से नहीं है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी, आपको ध्यान रख लेना है, रतौंधी होता है, ठीक है ना भैया। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है, विटामिन सी। तो यहाँ पर आप देखोगे विटामिन सी अब भोजन जैसे नींबू से प्राप्त होता है, न कि सूर्य से। और इसकी कमी से भैया स्कर्वी रोग होता है। कौन सा भैया, स्कर्वी रोग होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक ना। अगर ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है नींबू खट्टे पदार्थों में, विटामिन के भैया, यानी यह रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, लेकिन ये सूर्य के लिए नहीं है, ठीक है ना भैया। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, निर्वात में प्रकाश की गति क्या है। निर्वात में प्रकाश की गति आपसे पूछी गई है, बताइए। तो निर्वात में आपको ध्यान रख लेना है, 3 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगी भैया, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है भैया। चलो आगे प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न भैया, नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद है। भैया नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद है, बताइए भैया, नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद है, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल लॉक करेंगे भैया, नींबू में आपको ध्यान रख लेना है साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा भैया, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं, यानी HCl कहाँ पाया जाता है, तो भैया ये प्यारे साथी पेट में पाया जाता है। कहाँ पर भैया, पेट में, न कि भैया नींबू में पाया जाता है। अगर मैं भैया सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करूं, तो ये भैया आपका एक मजबूत अम्ल है जो औद्योगिक उपयोग में यूज होता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में यूज होता है। नाइट्रिक अम्ल प्यारे साथी, यह भी एक औद्योगिक उपयोग में होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना भैया। चलो यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें। अगला प्रश्न भैया आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई, कि पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी से कमेंट करें। तो आपको ध्यान रख लेना है, पौधों में भैया पानी का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएं। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले डिटेल देख लेते हैं। जड़ों का मुख्य कार्य है भैया पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ठीक है ना। अगर हम जड़ों की बात करें, रूट्स की बात करें मेरे भाई, रूट्स की बात करें, तो इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो है जल और पोषक तत्वों का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण या पत्तियों में होता है। प्रजनन की बात करें तो फूलों और बीजों में होता है। और भैया समर्थन की बात करें तो जड़ें कुछ हद तक समर्थन देती हैं, लेकिन उनका मुख्य कार्य अवशोषण होता है, ये आपको ध्यान रख लेना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया, सतहों के बीच, यानी दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं। यानी दो सतह हैं और उनका जो बीच का जो बल है उसको अपन क्या कहते हैं, यानी आपको बताना है। जल्दी से, फोर्स क्या लगेगा, बताइए भैया क्या कहेंगे उस फोर्स। तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएं। घर्षण बल होता है। कौन सा भैया, घर्षण बल। यहाँ पर देख सकते हो घर्षण बल के, वह बल है जो दो सतहों के बीच गति को विरोध करता है। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, यह वस्तुओं को नीचे खींचता है। जैसे कोई भी वस्तु अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो तुरंत नीचे आ जाती है, ये बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं चुंबकत्व की, तो चुंबकत्व भैया ये चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, न कि भैया गति का विरोध करता है, ठीक है ना भैया। अगर मैं तनाव की बात करूं, यह रस्सी या तार में बल है ना। यह तनाव, जैसे अपन खींचते हैं ना, रस्सी को तनाव करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें भैया एक बल है तारों में, न कि ये गति का विरोध करने वाला है, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न भैया। अगला प्रश्न के सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है भैया। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, बताइए जल्दी से। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, जल्दी से कमेंट। तो बिल्कुल AU बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगा दें, ठीक है भैया। अगर आपसे पूछा जाए भैया AG किसका है, तो AG भैया चांदी, चांदी कहेंगे, यानी इसको बोलेंगे सिल्वर, सिल्वर के, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया इसके अलावा, अगर मैं बात करूं भैया Fe की, तो Fe किसका हो जाएगा भैया, तो Fe आपको पता होना चाहिए लोहा का। किसका होता है भैया, लोहा का। लोहा में तो आयरन, ओके, आयरन, ओके। अगर मैं बात करूं Cu की, तो भैया इसे बोलेंगे कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबा, ओके भैया। चलो
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो भैया, ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए तो आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भाई आपको पता होना चाहिए मुख से आपका शुरू होता है और पूर्ण पाचित होता है भैया यहाँ पर। पूर्ण पाचन की अगर आपसे पूछा जाए तो भैया पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ये आपको ध्यान रख लेना है, कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखो भैया, अगर मैं पाचन की बात करूं तो मुंह से शुरू होता है, जहां लार में मौजूद एंजाइम जैसे एमाइलेज भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं। पेट में पाचन जारी रहता है लेकिन शुरू नहीं होता है। छोटी आंत में यह पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थान है लेकिन शुरुआत नहीं है। बड़ी आंत में यह अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखिए। वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना भैया। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई आपसे पूछी गई तो मेरे भाई आपको ध्यान रख लेना है एम्पियर, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे वोल्ट के बारे में पूछे तो वोल्ट प्यारे साथी विभवांतर का हो जाएगा। किसका भैया? विभवांतर का। विभवांतर आपको ध्यान रख लेना है। अगर ओम के बारे में पूछे तो भैया ये प्रतिरोध का आपको देखने को मिलेगा, प्रतिरोध का। ओके मेरे भाई। अगर आपसे वॉट के बारे में पूछे तो ये भैया शक्ति का हो जाएगा, पावर का हो जाएगा, है ना भैया। कई बार मैंने आपको बताया शक्ति के बारे में, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए भैया कौन सी फसल खरीफ कौन सी फसल प्यारे साथी आपसे खरीफ फसल के रूप में जानी जाती है? खरीफ फसल के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है? देखो भैया, खरीफ के बारे में अगर पूछा जाए तो मेरे भाई आपको ध्यान रख लेना है चावल। क्या हो जाएगा भैया? चावल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएं, है ना। खरीफ में प्यारे साथी आपको ध्यान रख लेना है, जो कि आप लोगों को मौसमी अगर बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है। कब भैया? जून जुलाई में क्या करती हैं? ये बोई जाती हैं। अगर मैं बात करूं जून जुलाई की तो ये बोई जाती है। क्या करती हैं भैया? बोई जाती हैं। अब प्यारे साथी पूछा जाता है तो काटी कब जाएंगी? तो अक्टूबर नवंबर में। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में प्यारे साथी एक कटिंग होती है ना। जैसे चावल एक खरीफ फसल, ठीक है ना। चावल क्या है? एक खरीफ फसल, ये आपको ध्यान रखिए। चावल के अलावा अगर आप बात करें, चावल के अलावा एक आपका बाजरा हो जाएगा, है ना। बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, कई है, कई है, ठीक है ना भैया। जो चना गेहूं ये सब क्या है? रबी की फसल। क्या है भैया? ये रबी की फसल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भैया। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भैया कि महासागरों में ज्वार भाटा का कारण क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो आपको ध्यान रख लेना है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे, चंद्रमा का गुरुत्व, ठीक है ना भैया। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। ज्वार भाटा होता है जैसे मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव डालता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के घूर्णन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह ज्वार भाटा को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य कारण तो नहीं है। सूर्य की गर्मी देखें तो भी ये ज्वार भाटा का कारण नहीं है। हवा की लहरें देखें तो हवा लहरें पैदा करती हैं, लेकिन भैया ज्वार भाटा का कारण नहीं है। चलो भैया अगला प्रश्न भैया, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल है? कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, पारा बिल्कुल लॉक लगाएंगे, मरकरी बिल्कुल, मरकरी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए मर्क्यूरी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हो पारा एक मात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहता है। लोहे की बात करें तो ठोस धातु है, सोना बात करें तो धातु है भैया ठोस, और भैया चांदी की बात करें ये भी आपकी धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भैया कि गैस को क्या बोला गया? गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या है? गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो मेरे भाई संघनन बिल्कुल लॉक लगा देंगे, यानी कंडेंसेशन बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे देखते हैं भैया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आखिरकार संघनन होता क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडा होने पर तरल में बदलती है, जैसे बादलों में जल वाष्प का पानी बनना, ठीक है ना भैया। वाष्पीकरण क्या है? तो यह तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यह ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है। गलन क्या होता है भैया? यह ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया है। समझ पाए मेरी बात? यानी वाष्पीकरण भैया तरल से सीधा गैस में बदल जाए। उदाहरण में आप समझ सकते हो, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प निकल जाता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन में आपने देखा होगा ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। जैसे आपने कपूर को जलाया तो वो सीधा कहाँ जा रहा है भैया? गैस बना। अगर मैं गलन की बात करूं तो ठोस से सीधा तरल, जैसे आप बर्फ को ही उठा लो,
तो बर्फ में प्यारे साथी पहले वो ठोस हो जाता है और ठोस के बाद फिर पानी में बदल जाता है। ठीक है ना भैया। चलो अगला प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मतलब कोशिका जो हमारी सेल है ना, उसका कौन सा पार्ट है जो हमारी गतिविधियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, बताइए। तो भैया उसका नाम है न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिक बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ओके भैया, यहाँ पर देख सकते हो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अगर मैं नाभिक की बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें डीएनए होता है जो कोशिका की सभी गतिविधियों जैसे प्रजनन वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी आपको ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म की बात करूं, यह कोशिका का तरल भाग है जहां विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं लेकिन यह नियंत्रण का काम नहीं करता। ठीक है ना भैया। कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह कोशिका की सुरक्षा और पदार्थों के प्रवेश निकास को नियंत्रित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यह ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है लेकिन नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है ना भैया। ओके भैया, चलिए इसे पावर ऑफ हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पावर ऑफ हाउस कहते हैं। पावर ऑफ हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना भैया। सेल्स ऑफ पावर ऑफ, कोशिका का कोशिका ग्रह यानी ऊर्जा ग्रह। ठीक है ना भैया। चलो, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान भैया आपको ध्यान रख लेना 7 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आगे बढ़ते। चलो आगे, कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी से कमेंट कर देंगे तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया। आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा। चलिए देखेंगे भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विटामिन से भैया स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी के लिए आपको विटामिन सी को लॉक लगाना है। कौन सा भैया? विटामिन। आपसे पूछा जाए कि डी से कौन सा होता है, तो इससे रिकेट्स होता है। क्या होता है भैया? रिकेट्स होता है ना भैया। अगर आपसे बेरी बेरी के बारे में पूछे तो भैया आपका बी से होता है, बेरी बेरी। अगर विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी होता है, यानी रतौंधी है ना, रतौंधी। ठीक है। विटामिन सी से तो मैंने अभी बता ही दिया, स्कर्वी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलो अगला प्रश्न बताइए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का आकार क्या है? तो भैया दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे। एलिप एलिप्टिकल, इलेप्टिकल बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है, यानी यह थोड़ी चपटी। वृत्ताकार भैया कक्षा पूरी तरह से गोल नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। परवलाकार या धूमकेतुओं की कक्षा हो सकती है लेकिन भैया हमारी पृथ्वी की तो नहीं है। अति परवलाकार की बात करें या अंतरिक्ष यानों की कक्षा हो सकती है बट लेकिन हमारी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो भैया कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो बिल्कुल लॉक करेंगे भैया ऑक्सीजन, यानी O2 बिल्कुल लॉक लगाएंगे। O2 बिल्कुल लॉक लगा, यहाँ पर आप देख सकते हो भैया इनके थोड़ा थोड़ा समझ। देखो भैया, अगर मैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जो प्रक्रिया का उप उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड यह पौधे अवशोषित करते हैं, ना कि छोड़ते है ना भैया। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, यह वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, यह प्रकाश संश्लेषण में नहीं छोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भैया आपकी स्क्रीन पर, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? बताइए, बताइए जल्दी से, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मेरे भाई लॉक लगाएंगे मीथेन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो भैया, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन यानी CH4, जो लगभग 70 से 90% हिस्सा रखता है। ईथेन की बात करें, यह प्राकृतिक गैस में कम मात्रा में होता है। प्रोपेन की बात करें, यह LPG में अधिक होता है। ब्यूटेन की बात करें, यह भी LPG में होता है लेकिन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक नहीं है। ठीक है ना भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सा अंग रक्त पंप करता है, यानी ब्लड सर्कुलेट के लिए आपके लिए, यानी फिल्ट्रेशन यानी रक्त को पंप करता है? ठीक है ना भैया। तो बिल्कुल हृदय यानी हार्ट बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगर मैं हृदय की बात करूं तो रक्त को पूरी तरह पूरे शरीर में पंप करता है। यकृत की बात करें, यकृत रक्त का शुद्ध करता है यानी फिल्ट्रेशन करता है और पोषक तत्वों का चयापचय करता है। गुर्दा क्या करता है? गुर्दा रक्त को छानकर अपशिष्ट निकालता है। फेफड़े क्या करते हैं भैया? फेफड़े ऑक्सीजन और
भैया कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। लेकिन भैया चलो अगला प्रश्न भैया, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है? तो भैया केल्विन बिल्कुल लॉक लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? केल्विन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक लगा देंगे भैया। चलो आगे देखते हैं भैया, आगे क्या भैया यहाँ पर सेल्सियस में बात करें तो भैया आप लोगों को फ़ारेनहाइट बिल्कुल नहीं। ओके चलो अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल गोइटर बिल्कुल लॉक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर गोइटर बिल्कुल लॉक लगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखो आयोडीन की कमी से पता चल गया गोइटर होता है, जिसमें प्यारे साथी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है ना। चलिए एनीमिया, एनीमिया यह आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी किसकी कमी से? बी1 ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की गति लगभग क्या है? वायु में ध्वनि की गति लगभग क्या है? तो प्यारे साथी 330 मीटर पर सेकंड आपको ध्यान रखें, 330 मीटर पर सेकंड याद रखें, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी कंप्लीट क्लास प्यारे साथी। इसकी डिटेल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना। और प्यारे साथी यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और ये डेली क्लास आपको ध्यान रखना है, डेली आपको ध्यान रख लेना है। साइंस की सुपर 30 जो क्लास है वो आपको डेली 5 बजे चलेगी। कितने बजे भैया? 5 बजे आपको चलने वाली, ठीक है। सॉरी 1 बजे, माफ कीजिएगा 1 बजे, 1 बजे 5 बजे प्यारे साथी आपकी एसएसटी की चलेगी, ये वाली क्लास है ना, सुपर 20 चलेगी, है ना। और प्यारे साथी अगर मैं बात करूं भैया, अगर आप लोगों ने इनको अभी नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, ऑफर अवेलेबल है अभी, अभी बिल्कुल लागू है मेरे भाई, तो आप इसको खरीद सकते हैं बहुत कम प्राइस पर। अगर आप पूरा कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 149 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट अलग लेना चाहते हो तो 49 रुपए में, ई बुक लेना चाहते हैं साइंस की तो 49 रुपए में। अगर आप साइंस के प्यारे साथी साइंस और एसएसटी के भैया दोनों को लेना चाहते हो तो 99 रुपए, और पूरा कंप्लीट लेना चाहते हो तो भैया आप लोगों को 149 में, और प्रैक्टिस सेट और केवल ई बुक लेना चाहते हैं तो 89 रुपए। बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, तो अभी संपर्क करें दिए हुए नंबर पर। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट सभी को।